हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। देखिए, आज की वीडियो में जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं, ये सारे फैक्चुअल नॉलेज पे ज़्यादा बेस्ड हैं, जो कि फैक्ट्स होते हैं उन पे ज़्यादा बेस्ड हैं। और ये एमसीक्यू प्रोस्पेक्टिव से ये ज़्यादा बेटर है। उसके लिए सही है, क्योंकि एमसीक्यू के इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसमें मैंने वो सारी चीज़ ऐड कर दी है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाकर देख सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 51 तक, डीपीएसपी तक उसमें पूरा क्लियर है, तो वो आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये आते हैं आर्टिकल नंबर 51A में, और ये है पार्ट 4A में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 4 में क्या है वो मैंने पहले बताया, डीपीएसपी है पार्ट 4 में, और पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ आते हैं। तो सबसे पहले, दीज आर आवर ड्यूटीज़ टूवर्ड्स आवर कंट्री। ये हमारी ड्यूटीज़ है हमारे देश के प्रति। एंड हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए, तो ये सब मैंने बताया कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। मैंने पहले भी बताया है। तो सबके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिए गए हैं, डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं। तो नाउ अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। यूएसएसआर को, हाँ, बहुत लोग को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि जैसे यूएसएसआर बोलो तो उन्हें लगता है कि रसिया के बारे में बोल रहे। तो यूएसएसआर को आप रसिया मत समझिएगा। यूएसएसआर एक ग्रुप था कंट्रीज़ का, जिसमें रसिया और प्लस 14 अदर कंट्रीज़ आते थे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी होते हैं ना नाटो कंट्रीज़, ये सब, तो लाइक उसी तरह यूएसएसआर थी। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन डिडंट कंटेन फंडामेंटल ड्यूटीज़, ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। एडेड बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी 10th फंडामेंटल ड्यूटीज़। पहले स्वर्ण सिंह कमिटीज़ के रिकमेंडेशन पे बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 10th फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई थी। बट नाउ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब ऐड हुई और कौन से अमेंडमेंट से। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ओके, तो अब इसको एलेबोरेट करने के लिए हम है तो हर एक सिटीज़न, जैसे कि जो भी भारत का एक नागरिक है, चाहे वो पेरेंट्स हो या कोई भी हो, तो उनकी ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ दें पढ़ने के लिए। जैसे 6 से 14, ये जो है ना 11th इसमें है, जैसे 6 से 14 ईयर के बच्चों को गवर्नमेंट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। तो हमारे पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है ना कि अपने बच्चे को कम से कम स्कूल भेजें। उन्हें नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो कम से कम जब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो उन्हें स्कूल भेजें, और एंड देन फिर वहाँ जाने के बाद तो खुद गवर्नमेंट देख लेगी। ओके, नाउ अब हम एक और इम्पॉर्टेंट कमेटी के बारे में देखते हैं। तो ये है टीचिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू सिटीजन्स। ये किसने कहा? बाय जस्टिस वर्मा कमेटी 1999, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 2000। तो टीचिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर डिफाइंड एज मोरल एंड सिटीजन्स ड्यूटीज़, और ये ड्यूटीज़ ओनली इम्पोज्ड ऑन सिटीजन्स। तो यहाँ पे वैसे तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, बट मैंने यहाँ पे 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिख दी है। आप एक बार देख सकते हो, मैं बस रीड कर दे रही हूँ। ये तो सभी को पता होने चाहिए कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते क्या हैं। तो जैसे कि रिस्पेक्ट करना है नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम्स, नेशन के प्रति हमारा एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। फॉलो द इंस्टीट्यूशंस इंस्पायरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल, टू प्रोटेक्ट यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, to defend the country, to promote brotherhood,
टू प्रोटेक्ट रिच इंडियन हेरिटेज। आई होप आप लोग को ये शॉर्ट्स एंड ईजी पॉइंट्स अच्छे से समझ आ रहे होंगे। टू प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट लाइक फॉरेस्ट्स, लेक्स एक्सेट्रा। To safeguard public property, to strive towards excellence in all spheres of individuals and collective proper activity, to develop the spirit of inquiry and reform, to provide opportunity for education, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, एजुकेशन फॉर 6 to 14 years चिल्ड्रेन। और ये एक द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ओनली कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स नॉट फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये मैंने पहले भी बताया। सो नाउ अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंट। हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट से रिलेटेड पढ़ेंगे उनके एज, टर्म्स, क्वालिफ़िकेशन, उनके ओथ्स, इम्पीचमेंट, जो भी है सब कुछ वो देखेंगे। और यहाँ पे हम आर्टिकल बाय आर्टिकल डिस्कस करेंगे। मैंने इन डिटेल्स में उतना नहीं लिखा है, इन शॉर्ट में ही है, बट मैं फिर भी आपको एक बार रीड करके बता देती हूँ। तो सबसे पहले आर्टिकल 52 से हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 52 क्या बोलता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब इंडिया में एक ऑफिस होनी चाहिए, मतलब द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एक पोस्ट होनी चाहिए, एक प्रेसिडेंट की पोस्ट आप मान लीजिए लाइक, तो वही होनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। नाउ आर्टिकल नंबर 44 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 55 मैनर्स ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रोसीड्यूर्स, मैनर्स इलेक्शन से रिलेटेड। नाउ आर्टिकल नंबर 56 टर्म्स ऑफ ऑफिस। ऑफिस के क्या टेन्योर है, क्या टर्म्स है, वो सारे रहते हैं। एंड एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन आर्टिकल 57। आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन। आर्टिकल 59 कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। आर्टिकल नंबर 60 ओथ रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 प्रोसीड्यूर फॉर इम्पीचमेंट। अगर सपोज प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट करनी है तो उसके क्या क्या प्रोसीड्यूर होंगे, तो वो सारे इनमें डिस्कस किए गए हैं। आर्टिकल नंबर 62 टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। और नाउ यहाँ पे हम लोग को जैसे कि पता है प्रेसिडेंट जो है वो मतलब बहुत सारे पावर्स इंजॉयज करते हैं, लाइक लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर, इमरजेंसी पावर, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर्स। एंड प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो डिक्लेयर वॉर एंड पीस इन अ कंट्री। तो हम लाइन बाय लाइन अब प्रेसिडेंट्स के पावर्स को डिस्कस करते हैं कि कौन से पावर्स में क्या क्या दिए गए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसमें सबसे पहले है समन, प्रोग्यूट, डिसॉल्व। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट जब चाहे तब पार्लियामेंट की मीटिंग बुला सकता है, पार्लियामेंट की मीटिंग को डिले कर सकता है, और चाहे तो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे लोकसभा क्यों नहीं लिखा, और राज्यसभा को क्या डिज़ोल्व नहीं कर सकता? तो नहीं, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, वो कभी डिज़ोल्व नहीं होती, लोकसभा ही ओनली डिज़ोल्व होती है, तो वो लोकसभा को ही डिज़ोल्व कर सकते हैं। एंड आर्टिकल 108 दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आप इसको अच्छे से समझना, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट जब चाहे तब मतलब जॉइंट सिटिंग के लिए मीटिंग बैठा सकता है। और हाँ, इस हमेशा मतलब क्वेश्चंस आते हैं कि जब भी जॉइंट सिटिंग होती है बोथ द हाउसेस की, तो उसमें हेड कौन होता है? तो बहुत लोग को लगता होगा कि प्रेसिडेंट, बट ऐसा नहीं है, उसमें हेड होते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा। एड्रेस द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को एड्रेस करेगा। क्यों करेगा एड्रेस? कोई भी जनरल इलेक्शन हुई सपोज़, उसके बाद जो सबसे पहली मीटिंग होती है, मतलब फर्स्ट
मीटिंग होती है उस टाइम भी प्रेसिडेंट ही एड्रेस करते हैं, या फिर कोई भी न्यू सेशन स्टार्ट होते हैं, जैसे कि कोई ईयर ख़त्म हुए और न्यू सेशन स्टार्ट हुए, तो वहाँ पे जो मतलब फर्स्ट मीटिंग में प्रेसिडेंट ही फर्स्ट सेशन में वहाँ पे प्रेसिडेंट ही जाते हैं एड्रेस करने के लिए। नाउ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज, डायरेक्ट इनका भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं कर सकते, एक प्रोसीड्यूर होता है उसके थ्रू होगी। नाउ प्रोमोगुलेट ऑर्डिनेंस, बिल, कंसेंट, अपॉइंट्स एनी मेंबर्स, किसी भी मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट्स कर सकते हैं, वो उनका लेजिस्लेटिव पावर है। नाउ अब डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल पावर्स। तो मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, वन वर्ड लाइक ऐसे लिखा हुआ है, इन डिटेल्स आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, मैं यहाँ पे बस एक्सप्लेन कर दे रही हूँ इसलिए। फर्स्ट, मनी बिल, नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट, ये आर्टिकल 112 में आते हैं, कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और कंस्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर। नाउ जुडिशियल पावर, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस, ये सब प्रेसिडेंट करते हैं, एंड आर्टिकल 143। मिलिट्री पावर्स, सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया अपॉइंट चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड द एयर फोर्सेस, सारे के अपॉइंटमेंट्स, डिक्लेयर वॉर, कंक्लूड पीस, वॉर जब चाहे डिक्लेयर कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ है। हम डिस्कस करते हैं डिप्लोमेटिक पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स, जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होते हैं, पैक्ट होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, वो सारे कुछ साइन ऑन द मतलब प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होते हैं। एंड फिर सेकंड पॉइंट है सेंड एंड रिसीव डिप्लोमेट्स, राजदूत जो होते हैं उन्हें ही बोलते हैं, लाइक एम्बेसडर्स जो होते हैं वो लोग, तो वो प्रेसिडेंट सेंड कर सकते हैं एंड रिसीव कर सकते हैं, ऐसा कुछ है। नाउ सेकेंड है हमारा एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस, मतलब जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं। एंड सेकेंड, अपॉइंट्स पीएम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अदर मिनिस्टर्स, सीएजी एक्सेट्रा, मतलब जितने भी बड़े बड़े पोस्ट पे जो भी मिनिस्टर्स वगैरह रहते हैं तो उनको भी अपॉइंट्स प्रेसिडेंट ही करते हैं। और थर्ड है आर्टिकल 78। तो आर्टिकल 78 क्या बोलता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है तो उसके मतलब डिटेल्स प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से ले सकते हैं, ये आर्टिकल नंबर 78 बोलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। फर्स्ट है नेशनल इमरजेंसी, सेकंड है प्रेसिडेंट रूल एंड थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352 में आते हैं, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल नंबर 356 में आते हैं, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। तो नेशनल इमरजेंसी 3 सिचुएशन पे लगते हैं, वॉर हो जाए, अगर कोई एक्सटर्नल एग्रीगेशन हो जाए, एंड आर्म रिबिलियन। पहले ये वर्ड आर्म रिबिलियन हम लोग यूज़ नहीं करते थे, पहले ये वर्ड थी इंटरनल डिस्टर्बेंस, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई 1978 में, देन उसके बाद इसने इस वर्ड को रिप्लेस करके आर्म्ड रिबिलियन हो गया। देन अप्रूवल 6 मंथ कैन बी एक्सटेंडेड फॉर इंडेफिनिट पीरियड। हाँ, मतलब ये कितने टाइम के लिए लग सकता है, ये जितने भी टाइम के लिए लग सकता है, बट हाँ एवरी 6 मंथ पे आपको मतलब फिर से अगेन अप्रूवल देनी पड़ेगी अगर ज़रूरत है तो, अगर उससे 6 मंथ से ज़्यादा कंटिन्यू करने की। और ये हाँ 3 बार इम्पोज हो चुकी है नेशनल इमरजेंसी, 1962 में, 1971 में एंड 1975 में। नाउ सेकंड है प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356 में आते हैं, प्रेसिडेंट रूल ड्यू टू फेल्यूर ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट। ये कब लगता है, जब स्टेट गवर्नमेंट अपने काम करने में फेल्यूर हो जाती है तो प्रेसिडेंट रूल लगती है किसी भी स्टेट पे। आर्टिकल विथ डेड लेटर, आर्टिकल विथ डेड लेटर भी कहते हैं इसे। एंड नाउ एक था, मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, आर्टिकल नंबर 32, जिसको मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो वो
आर्टिकल विथ रेड लेटर होता है, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप वो देख लेना। ये है आर्टिकल विथ रेड लेटर एंड वो है आर्टिकल विथ रेड लेटर। कंट्रोवर्शियल आर्टिकल 6 मंथ टू अप्रॉक्स 3 ईयर मैक्सिमम टाइम है इसके। नाउ है फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 360, थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, रिडक्शन ऑफ सैलरी एंड अलाउंस। मतलब जितने भी फाइनेंशियल पावर्स हैं वो सब मतलब यूनियन के पास चले जाते हैं, और मतलब इस पीरियड में सैलरी वगैरह में रिडक्शन हो सकती है। और ये ऐसा कब होता है, जब कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर टाइप का प्रॉब्लम हो जाए, तब ऐसा कुछ लगता है। अब हम कुछ पढ़ेंगे पैरडोनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट के पास मतलब कुछ जैसे कि पैरडोनिंग पावर्स भी होते हैं, तो चलिए हम वो देखते हैं। और हाँ, ये अंडर आर्टिकल 72 में ही आते हैं। तो पैरडोनिंग पावर के भी कुछ टाइप्स हैं। तो सबसे पहले है पैरडन, रिप्रीव, रिमिशन एंड रिस्पाइट एंड कम्यूटेशन। तो सबसे पहले है पैरडन, तो कम्प्लीटली एब्सॉर्ब्स। रिप्रीव्स, अ स्टे ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, स्थगित करना मतलब स्टे कुछ टाइम के लिए, जैसे कि कोई सज़ा है तो वो सज़ा आज होने वाली, तो कुछ टाइम के लिए उसको स्टे पे लगा देना कि नहीं अभी कुछ टाइम बाद देखा जाएगा, तो दैट्स कॉल्ड रिप्रेसिव। रिमिशन, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर, माफ़ी या फिर छूट। रिस्पाइट, अवॉर्डिंग अ लेस सेंटेंस, घटाओ। मैंने इन शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप लोग देख लेना। सब्सटीट्यूटिंग वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अदर्स, जैसे कि वन फॉर्म एक तरीके से पनिशमेंट को हेर फेर कर देना, दैट्स कॉल्ड द कम्यूटेशन। अब हम डिस्कस करते हैं वीटो पावर के बारे में। तो वीटो पावर क्या है? द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू रिफ्यूज़ टू अप्रूव अ बिल, मतलब किसी भी बिल को रिफ्यूज़ करने की पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। तो वीटो पावर में क्या क्या आते हैं? एब्सोल्यूट वीटो आते हैं, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। हम डिस्कस करते हैं एब्सोल्यूट वीटो, विद होल्डिंग द असेंट टू द बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। मान लीजिए पार्लियामेंट ने कोई बिल पास किया प्रेसिडेंट ने उस बिल को मतलब ना हाँ किया ना किया, रोक लिया, कुछ टाइम ले लिया, तो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। तो ऐसा मतलब कब कब हो चुका है हमारे इसमें? तो मतलब ऐसा 2 बार हो चुका है कि प्रेसिडेंट ने मतलब बिल को रोक लिया है, ना हाँ किया ना किया, तो ऐसी सिचुएशन 2 बार हो चुकी है। तो देखते हैं, सबसे पहले 1954 में हुई थी बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड सेकेंड 1991 में आर वेंकटरामन जी ने किया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे PEPSU अप्रोप्रिएशन बिल, एंड आर वेंकटरामन जी ने किया था सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ MP अमेंडमेंट बिल को लेकर। सेकेंड है हमारा सस्पेंसिव वीटो। तो ही रिटर्न्स द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, रिपेसेस बिल विथ सिंपल मेजोरिटी। जैसे कि मान लीजिए कोई बिल आई एंड उसको प्रेसिडेंट ने फिर से मतलब उसको चेक करके बोला कि इसमें कुछ भी मतलब कुछ है जो कि उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, तो वो बिल को मतलब अगेन वो वापस भेज सकता है फॉर द रिकन्सिडरेशन, एंड आफ्टर फिर वो जब रिकन्सिडरेशन के बाद फिर से वो बिल आएगी और वो पास होनी चाहिए फिर सिंपल मेजोरिटी से। और ये हाँ सस्पेंसिव वीटो मनी बिल के केस में मतलब प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर सकते कि उस बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट नहीं भेज सकते। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। ओके, नाउ है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मीन्स टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल पास्ड बाय लेजिस्लेचर, मतलब एक कोई बिल पास हुई लेजिस्लेचर से और उस बिल वो प्रेसिडेंट के पास गई, तो प्रेसिडेंट ने मतलब कुछ नहीं कहा,
उसको ना उस पर हाँ किया ना किया, बस उसको देखकर अपने पॉकेट में रख लिया, जस्ट लाइक, इसलिए इसका नाम ऐसा पॉकेट वीटो पड़ा है कि उस बिल पे मतलब कुछ भी नहीं कहा प्रेसिडेंट ने। तो ऐसा पॉकेट वीटो का यूज़ हमारे एक प्रेसिडेंट थे यानी जियाल सिंह, उन्होंने किया था 1986 में इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। इस बिल पे पॉकेट वीटो की यूज़ की गई थी। यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेसिडेंट नो वीटो पावर इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 के थ्रू बताई गई है। तो अब हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं कौन। अब हम आगे बढ़ेंगे, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उनके ओथ्स क्या हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उनको अगर रिमूव करना हुआ तो रिमूवल कैसे होगी, उनकी क्या प्रोसीड्यूर है, ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 63। आर्टिकल 63 क्या बोलता है, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के एक वाइस प्रेसिडेंट होने चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो ऑक्युपाई करते हैं सेकंड हाईएस्ट पोजीशन इन दी कंट्री। नाउ अब हम क्वालिफ़िकेशन देखते हैं कि इनके क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है। तो ही शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया एंड 35 ईयर्स एज उनके कंप्लीट होने चाहिए, एंड क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर के इलेक्शन के लिए उन क्वालिफाइड होने चाहिए। और हाँ, एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होने चाहिए। दैट शुड नॉट बी होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब कोई भी जैसे कि सरकारी पोस्ट पे नहीं होने चाहिए वो, कोई अदर। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 69 जो कि है वाइस प्रेसिडेंट के ओथ से रिलेटेड है। तो वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाते हैं, तो प्रेसिडेंट दिलाते हैं। आप मुझे ये बताइए कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाते हैं। तो मैंने पीछे बताए होंगे, या फिर अगर मैं नहीं बताई होंगी तो मैं बता देती हूँ कि प्रेसिडेंट को ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं। ओके, अब बात करते हैं टर्म ऑफ ऑफिस। तो टर्म ऑफ ऑफिस टेन्योर समझ लीजिए, तो वो 5 ईयर्स की होती हैं। जिस दिन से मतलब वो अपॉइंटमेंट मतलब उनकी होती है, या जिस दिन से वो ओथ लेते हैं उस दिन से लेकर 5 ईयर तक की उनकी टेन्योर रहती है। और रिज़ाइन वो किसे देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। और हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, कैन बी रिमूव्ड बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास्ड बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड एग्रीड बाय लोकसभा। अगर उन्हें हटाना हुआ तो एक रिजोल्यूशन पास होगी, राज्यसभा से ही होगी, बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। और हाँ, उसमें लोकसभा की एग्रीड होना ज़रूरी है, बट ये रिजोल्यूशन ओनली राज्यसभा से ही पास हो सकती है, नॉट इन द लोकसभा। सो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस MCQs में पूछ सकते हैं। क्योंकि अब ऐसा क्वेश्चंस नहीं आते कि ओथ कौन दिलाता, क्या टेन्योर है, तो क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं कि रिमूवल जब होगी तो कौन से हाउस से रिजोल्यूशन पास होंगे। तो इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से फोकस करके समझना है। तो मैंने वही बताया कि अगर रिमूव करना होगा, कैन बी रिमूव बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास बाय अ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड एग्रीड बाय लोकसभा। नाउ अब बात करते हैं, सॉरी यहाँ पे मैं ये वाले पॉइंट्स भूल गई, तो मैं इसको अभी समझा देती हूँ। कंडीशन ऑफ द ऑफिस, इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी, जैसे कि मतलब अगर किसी भी पर्सन को वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो उसको किस चीज़ों की कंडीशन, उनको किन किन चीज़ों की कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, या फिर किस तरह की कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट।
वो ना तो मेंबर होने चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर के और पार्लियामेंट, बोथ द हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा, इन दोनों में से किसी भी हाउसेस के मेंबर नहीं होने चाहिए। नाउ अब बात करते हैं वैकेंसी इन द ऑफिस, मतलब उनकी पोस्ट खाली कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले तो एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर, देन सेकंड है रिजिग्नेशन ऑन हिज ऑन, मतलब वो खुद रिज़ाइन कर सकते हैं, यहाँ पे ऑन रिजिग्नेशन, सॉरी, एंड ऑन रिमूवल, यहाँ पे मैंने नोट्स कुछ मिस्टेक कर लिए थे, डेथ, ये मतलब 4 पॉइंट्स है। एक एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, सेकंड रिज़ाइन, सेकंड रिमूवल, अगर मतलब हम लोग रिमूव कर सकते हैं, एंड फोर्थ है डेथ। अगर ये तीनों हुई तो मतलब हमें जल्द से जल्द इलेक्शन करवाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने रिज़ाइन दे दिया या फिर उन्हें रिमूव किया गया या फिर डेथ हो गई। बट अगर मतलब एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर होते हैं तो फिर उस टाइम तो इलेक्शन शेड्यूल्ड रहते हैं, वो हो जाते हैं। ओके, डिस्कस करते हैं पावर एंड फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। मैंने पूरा वाइस प्रेसिडेंट अच्छे से ये आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, एंड नाउ अब पावर्स एंड फंक्शंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 64 के बारे में। तो आर्टिकल 64 क्या बोलता है, इसका क्या मतलब है कि जैसे कि द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इसका मतलब ये है कि राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। नाउ आर्टिकल नंबर 65, द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट when the president office is unable to perform their duties। आर्टिकल 65 रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की रोल बताती है when the president office is unable to perform their duties। सपोज वाइस प्रेसिडेंट, जब यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट्स में लिखे हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट बन जाता है डजंट डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और हाँ, जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों नहीं रहेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट बनते हैं। प्रेसिडेंट नहीं है तो देन वाइस प्रेसिडेंट, अगर ये दोनों नहीं है तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये पोस्ट संभालते हैं। एंड फिर वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो डजंट डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसका मतलब हमने क्या पढ़ा आर्टिकल नंबर 64 में, ये क्या बोलता है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो अब यहाँ क्या है कि प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो गई, वाइस प्रेसिडेंट बन गए, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन गए, तो जो राज्यसभा का जो चेयरमैन का जो ड्यूटीज़ होता है तो वो उनको परफॉर्म नहीं करनी होती है, वो फिर डिप्टी चेयरमैन परफॉर्म करेंगे। तो आर्टिकल नंबर 65 में यही था। ओके, मैंने अच्छे से, आई होप आप लोग को आर्टिकल नंबर 64 एंड 65 अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। नाउ कुछ यहाँ पे फैक्ट्स हैं वो आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट टू डाई इन द ऑफिस नेम कृष्णा कांत। 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट थे हमारे, जिनकी डेथ हो गई, और वीवी गिरी उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने रिज़ाइन दे दी, तो ये पोस्ट भी वैकेंट हो गई एंड नाउ ये पोस्ट भी। तो जब मैंने मतलब पहले क्या बताया कि जब प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों मतलब नहीं अवेलेबल होंगे तो प्रेसिडेंट की पोस्ट कौन संभालते हैं, तो वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इंडियन हिस्ट्री में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था कि जब इनकी डेथ हो गई थी एंड इन्होंने रिज़ाइन कर दी थी, तो देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम के थे एम हिदायतुल्लाह जी। तो आज अब हम डिस्कस करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, मतलब हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कि कौन से आर्टिकल्स इसके अंदर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर्स होती हैं,
पीएम की कौन से मतलब पीएम्स की पावर्स वगैरह एंड उन्हें कौन ओथ दिलाता है, एवरीथिंग हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का, जहाँ पे हम 2 लोगों की बात करते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट, सेकंड प्राइम मिनिस्टर। डी ज्यूर एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मीन्स क्या, सिर्फ नाम के लिए जो हेड होते हैं, इसका मतलब ये हुआ। एंड सेकंड प्राइम मिनिस्टर, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, हेड ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स एक्चुअल पावर, रियल पावर, मेन पावर जो होते हैं वो इनके पास होते हैं, और ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होते हैं। तो नाउ अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल नंबर 75। तो आर्टिकल 75 क्या बोलते हैं, द PM shall be appointed by the president and the other ministers shall be appointed by the president on the advice of PM। तो आर्टिकल 75 क्या बोलता है, जैसे कि ये बोलता है कि जो हमारे देश है, हमारे भारत देश में यहाँ PM की एक ऑफिस होनी चाहिए एंड ही मस्ट बी अपॉइंटेड बाय आवर प्रेसिडेंट। और अब आते हैं ओथ पे। तो प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाता है, तो ओथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं। अब टेन्योर क्या है, इस पे अब हम बात करते हैं। हाँ, तो टेन्योर यहाँ पे नॉट फिक्स्ड लिखा है। तो अब आप लोग सोच रहे हो कि फिक्स कैसे नहीं है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करें तो फिक्स नहीं है, क्योंकि PM का होता है ना कि जैसे लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं, जब तक सपोर्ट मिलता है तब तक वो PM रहते हैं, ऐसा कुछ है। और लोकसभा का टाइम पीरियड ओनली 5 ईयर्स का है। बट मतलब यहाँ पे नॉट फिक्स मैं बता रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कि कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स्ड नहीं है। सैलरी एंड अलाउंस ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है टाइम टू टाइम कि क्या सैलरी देनी है प्राइम मिनिस्टर को, तो ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है। हम डिस्कस करते हैं पावर एंड फंक्शंस ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। मैंने प्राइम मिनिस्टर के बारे में यहाँ पे आपको आर्टिकल्स वगैरह बता दिए हैं, ओथ क्या है, टेन्योर क्या है, टाइम पीरियड एंड फिर सैलरी एंड अलाउंस, सब कुछ मैंने बता दिए। अब बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में, कि प्राइम मिनिस्टर की पावर्स क्या होंगी, हमारे PM। इसको हम 2 रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, इन रिस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इन रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते क्या हैं, उसके बाद हम पावर्स डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो हमारे PM हैं उनको टाइम टू टाइम असिस्टेंट देते रहते हैं, कुछ मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है। इसमें हर एक मिनिस्टर्स नहीं होते हैं, इसमें बस कुछ लिमिटेड मिनिस्टर ही रहते हैं जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर आते हैं। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं, हेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के PM होते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिख दिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है एलोकेट्स एंड रीशफल्स पोर्टफोलियोज। मीन्स कई बार हम सुनते हैं ना कि हेल्थ मिनिस्टर को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, या फिर प्राइम मिनिस्टर के पास ऐसी पावर्स होती हैं कि वो रीशफल कर सकते हैं, अलग अलग पावर्स दे सकते हैं किसी को भी। और हाँ, उनके पास ये भी पावर्स हो सकती हैं कि अगर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू मतलब प्राइम मिनिस्टर की सोच और उस मिनिस्टर की सोच अगर डिफरेंट हुई और मतलब दोनों में कुछ कनेक्शन सही नहीं हो पाया, तो अगर प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे तो उन्हें रिमूव भी कर सकते हैं, किसी को अपॉइंट भी कर सकते हैं। तो ये सारे पावर्स हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं। हिज डेथ रिजिग्नेशन ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है या फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया किसी भी वजह से,
तो ऑटोमेटिकली जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहते हैं वो सारे डिज़ोल्व हो जाते हैं। नाउ सेकंड, अब हम पढ़ेंगे इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 75 एडवाइसेस द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकता है विथ रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ CAG, AG, चेयरमैन एंड मेंबर्स, अदर मेंबर्स जो होते हैं उन सारे के अपॉइंटमेंट्स के लिए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकता है। और ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट ये सारे मतलब हायर पोस्ट के जो भी रहते हैं मिनिस्टर्स वगैरह ये सारे को अपॉइंट्स करते हैं। नाउ आप लोगों ने मेरे सारे नोट्स देख लिए, मैंने उसको होपफुली अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा और आप लोगों को समझ में भी आई होगी। बट मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा इन शॉर्ट में ही GS पेपर 1 एंड GS पेपर 2 UPSC मेंस के सिलेबस को मैं डिस्कस करूँगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो GS पेपर में पेपर नंबर 1 में आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर। तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी में फिज़िकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। इंडियन सोसाइटी में डेमोग्राफी, सोशल इशूज़ एंड डेवलपमेंट्स इन इंडियन सोसाइटी, ये सब है। तो अब इसको फर्दर हम सब टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो जैसे कि GS पेपर फर्स्ट के सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट में आई हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ सब टॉपिक्स हैं। तो आइए मैं उसको आपको पढ़ के बता देती हूँ। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फॉर्म अबाउट द मिडल ऑफ 18th century country until the present. Significant events, personalities and issues. The freedom struggle, it was various stages and important contribution from different part of the country. Now post independence history में है post independence consolidation and reorganization with the country. And world history में है history of the world will includes events of the 18th century such as industrial revolution, world wars, withdrawal of national boundaries, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism, etc. Their forms and effect on society, ये सारे भी पढ़ने हैं आपको, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं एंड उनके फॉर्म्स एंड इफ़ेक्ट्स क्या पढ़े उनके सोसाइटी पे, ये सारे भी बताने हैं। नाउ सेकंड में है आर्ट एंड कल्चर। तो इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एनिशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। एनिशियंट से लेकर मॉडर्न टाइम्स के जितने भी आर्किटेक्चर हैं उन सारे के बारे में आपको इन डिटेल्स में पढ़ना है। नाउ थर्ड नंबर पे है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में सबसे फर्स्ट पॉइंट आती है सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। वर्ल्ड के फिजिकल ज्योग्राफी के सारे फीचर्स आपने पढ़ने हैं। नाउ सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। Factor responsible for the location of primary, secondary and tertiary sector industries in various part of the world including India. आई होप आप लोग मेरी रीडिंग्स को समझ रहे होगे, मैं इन डिटेल सिलेबस बता रही हूँ। नाउ थर्ड पॉइंट है इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल फिनोमेना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन्स, ये सारे इन डिटेल्स में आपको पढ़ने हैं। एंड जोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन चेंजेस इन क्रिटिकल जोग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज, आइस कैप्स एंड इन फ्लोरा एंड फौना, द इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस। और जो भी चेंजेस होते हैं तो वो सारे चेंजेस के बारे में भी आपने पढ़ना है। एंड नाउ फोर्थ है इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी में हमें क्या पढ़ना है, सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है। रोल ऑफ वीमेन, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि मतलब रोल ऑफ वीमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलवेज UPSC पूछती रहती है। सो रोल ऑफ वीमेन एंड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन
population and associated issues, poverty and development issues, urbanization, their problems and their remedies। urbanization है तो उसके प्रॉब्लम्स भी होंगे, तो फिर उसके सल्यूशंस भी होंगे, तो ये सारे पढ़ने हैं। ओके, नाउ इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। ग्लोबलाइजेशन की क्या इफ़ेक्ट हुई इंडियन सोसाइटी पे, वो हमें पढ़ना है। एंड देन सोशल एम्पावरमेंट पढ़ना है। उसके साथ विमेन एम्पावरमेंट पे भी आपने अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि वो टॉपिक भी मतलब क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन टॉपिक से भी। एंड कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। मैंने यहाँ पे सारे सब टॉपिक्स को इन डिटेल्स में लाइन बाय लाइन करके बता दिया है। अगर आपको इसके स्क्रीनशॉट लेने हैं तो आप लोग ले सकते हो। ये सारे भी सेम ही है, मैंने कुछ यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मतलब इमेजेस ऐड कर दिए हैं, ताकि मतलब किसी को इन डिटेल्स में अगर चाहिए होगा तो वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सेम है जो मैंने रीड करके अभी आपको बताई, वो सेम एज इट इज़, सब कुछ सेम है। जीएस पेपर नंबर 1 का ही है। ओके, मैंने इंडियन सोसाइटी की भी बता दी आपको, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। तो अब कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जीएस फर्स्ट के। तो जैसे कि हिस्ट्री में है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग, एंड देन सॉल्ट सत्याग्रह, वुड डिस्पैच, टाइप्स ऑफ क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, ट्राइबल पेंटिंग्स वगैरह, टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल्स, ये सारे हैं। देन सोसाइटी में विमेन एम्पावरमेंट है, मैंने पहले भी बताई कि विमेन एम्पावरमेंट टॉपिक को अच्छे से करना। एंड पोवर्टी है, सेकुलरिज्म है एंड कम्युनलिज्म है। नाउ ज्योग्राफी में है अर्थक्वेक, वॉल्केनोज, साइक्लोन्स वगैरह, एम्फन साइक्लोन एंड निसर्गा साइक्लोन, टाइप्स ऑफ रॉक्स, टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स वगैरह, ये सारे पढ़ लेना। इरोजनल लैंडफॉर्म्स है। ओके, नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ जीएस पेपर 2 के। तो इसमें पॉलिटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह, ये सारे पॉलिटी में ही आते हैं। तो इसके मतलब टॉपिक्स देख लेते हैं। जैसे कि पॉलिटी हो गए, तो इसके टॉपिक्स में आ जाएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स पढ़ लेने हैं, अमेंडमेंट्स पढ़ लेने हैं, एंड प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, कौन सी बॉडीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सारे। नाउ गवर्नेंस में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ एंड interventions, governance, transparency, accountability, e-governance applications. Now social justice में है issues relating to development and management of social sector या फिर services, issues relating to poverty and hunger, poverty और hunger से related जितने भी issues हैं वो सारे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इसमें बायलैटरल ग्रुपिंग्स, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स, एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अदर अफेक्टिंग इंडियाज़ इंटरेस्ट। तो ये सारे टॉपिक्स आ गए जीएस पेपर नंबर 2 के सिलेबस में। तो आप इसके भी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, मैंने रीड करके बता ही दिए हैं वैसे। और यहाँ पे कुछ बुक्स वगैरह के दिए हुए हैं, तो आप इसको देख सकते हो। पॉलिटी के लिए आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे क्लास 11th की एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वो वाली बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लक्ष्मीकांत तो यू ऑल नो वेरी वेल, बिकॉज वही एक बुक है पॉलिटी के लिए जो कि यूपीएससी में पढ़ी जाती है। सो वो बुक बहुत बेस्ट है। सो देन गवर्नेंस की बात करें तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग पे फोकस करना, एंड आर्टिकल्स ऑफ द न्यूज़पेपर, जो हिंदू के न्यूज़पेपर होते हैं वो कवर कर लेना। इकोनॉमिक सर्वे एंड प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की कुछ रिपोर्ट्स वगैरह रहती हैं, एआरसी रिपोर्ट्स, वो सारे देख सकते हो। एंड सोशल जस्टिस के लिए कुछ सिलेक्टिव आर्टिकल्स आते हैं वो न्यूज़पेपर में, वो देख सकते हो। एंड बुक्स तो आपको पढ़नी है, स्टैंडर्ड बुक्स। एंड इंटरनेशनल रिलेशन के लिए ये एक वेबसाइट है, MEA वेबसाइट, इस पर भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एंड बुक्स पढ़ने ही पड़ेंगे। ओके, नाउ इसके सब टॉपिक्स को अब हम देख लेते हैं।
तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएंगे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर, बेसिक स्ट्रक्चर, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स। यूनियन की क्या फंक्शन है, यूनियन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, स्टेट्स की फंक्शन, स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इशूज़ क्या है, चैलेंजेस रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या क्या इशूज़ हैं, कौन कौन से चैलेंजेस है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल गवर्नमेंट लेवल, challenges in the devolution of power, separation of power between various organs of the government, separation of powers between various of the government, ये मैंने बता दिए। नेक्स्ट है dispute redressal mechanism and institution, comparison of India's constitution scheme with other constitution, this topic is also very important। इंडियाज़ की मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशन से कंपैरिजन, तो ऐसे भी आ चुके हैं, तो आप इस टॉपिक पे अच्छे से ध्यान देना। नो गवर्नेंस एंड पॉलिटी, तो इसमें है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, तो उसके स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर एंड प्रिविलेजेस, इशूज़ अराइजिंग आउट ऑफ पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज़, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरीज के क्या स्ट्रक्चर हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शन है, ये सारे आपको करने हैं। नेक्स्ट है जैसे कि स्टैचुरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ के बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर, इशूज़ अराइजिंग आउट डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन, डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, ये सारे करने हैं। एंड द रोल ऑफ एनजीओज़, एसएचजीज़, एनजीओ वगैरह के क्या रोल होते हैं, वेरियस ग्रुप एंड एसोसिएशंस होते हैं बहुत सारे, गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल, तो ये सारे देखने हैं। डोनर्स, चैरिटीज़, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स के बारे में आपको पढ़नी है। एंड नाउ लास्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को पढ़नी है। तो मैंने इस वीडियो में जीएस पेपर नंबर 1st एंड 2nd के सिलेबस को अच्छे से इन डिटेल्स में बताई है, और मैं 3rd एंड 4th इसमें नहीं कर सकती बिकॉज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, सो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक